नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीटीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज जो है वो बात बच्चों की है। वैसे तो हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है और उसको कभी भी मरने नहीं देना चाहिए, लेकिन बात उन बच्चों की जिनको समझ कम होती है, जिनको शायद या फिर अगर दूसरी ज़बान में कहें तो उतनी समझ होती है जितनी हमें भी नहीं। बच्चों के क्राइटेरियाज बदलते जा रहे हैं। पेरेंट्स के बच्चों को लेकर सपने जो है वो बदलते जा रहे हैं, यानी कि बच्चों के ऊपर हम कुछ इस तरह से अपनी शर्तें लागू कर रहे हैं कि हमें लगता है कि सोसाइटी में अच्छा आपका बच्चा 95% नंबर ले आया, ये 99% ले आया, अच्छा आपका बच्चा फर्स्ट आया, इसको मेरिट में आ गया। ये मतलब इस तरीके की बातें जो हैं ये बच्चा तो चलो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि इतने इतने नंबर लाना गलत बात है, बहुत अच्छी बात है जो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बच्चे के ऊपर हमने इस बात का प्रेशर डाला हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है कि शर्मा जी के बच्चे के नंबर अगर 97% आ गए तो मेरे बच्चे के 90% नहीं आ सकते। तो क्या सही है ये? क्या बच्चा पूरे सेशन में, अब सेशन शुरू हुए हैं ना बच्चों के, बच्चा जो है वो इसी स्ट्रेस में रहे कि मुझे शर्मा जी के बेटे से या बेटी से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं? बच्चा बस यही सोचता रहे कि उसका इस टीवी पे, इस चैनल पे वो डांस वाले प्रोग्राम में वो गया है, सबको नज़र आ रहा है, लोग उसको वोट कर रहे हैं और मुझे भी वहाँ जाना है और परफॉर्म करना है, चाहे उसका इंटरेस्ट जो है वो डांस में नहीं है, वो बास्केटबॉल में है। तो आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखेंगे या आप ये देखेंगे कि आप को सोसाइटी में क्या जवाब देना है? जब आपसे पूछा जाएगा, आप शादी जान के नहीं कह सकते, आप बोलिए नहीं मेरा बच्चा 80% लेके आया और मैं खुश हूँ और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा बोलने में क्या दिक्कत है? ऐसा कहने में, ऐसा समझने में, फील करने में क्या दिक्कत है? बच्चा ठीक है, स्वस्थ है, वो किसी तरह की बुरी संगत में नहीं है, ये बेटर है, या फिर बच्चे की परसेंटेज या फिर लोगों का दिखावा जो लोगों को करना है वो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? पेरेंट्स के लिए अलार्म है। बच्चे जो हैं वो ऐसी राह पर जा रहे हैं, सुसाइड तक अटेम्प्ट हो रही है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना है, और अगर करते हैं तो ज्योतिष के लिहाज से भी ऐसे पेरेंट्स जो हैं उनसे खुशियां जो हैं वो कोसों दूर चली जाती हैं। और खुशियां कौन है? बच्चे। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। मिस कर रहे हैं एपिसोड तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, बार बार देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एस्ट्रो पीडी को अगर कुछ छूट जाता है तो। और फिर दूसरी बात ये भी है कि गुड रिपोर्ट के बारे में तो हम बात करते ही हैं, अक्सर बात करते हैं, क्योंकि और माफ़ी भी मांग लेते हैं कि उस रफ्तार से रिपोर्ट्स आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन अब रफ्तार जो है वो बड़ी है, ये आपको भी पता है। ईमेल्स भी लेंगे और मुंबई जो है वो हम आ रहे हैं बहुत जल्द। सो मुंबई वाले लोग जो बहुत इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर बच्चों के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। सुनील जी, बात अब ये निकल के सामने आती है कि कंपटीशन, उससे परहेज तो नहीं है, कंपटीशन अच्छी चीज़ है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन जब कंपटीशन ईगो की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो बच्चों में प्रेशर बन जाता है। छोटी उम्र में इतने चश्मे जो है बच्चों को बड़े बड़े लगे हुए हैं, लेंसेज लगे हुए हैं, और बच्चे जो मतलब खेलते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे या कुछ खुश रहते थे, आजकल बच्चों के मुंह से मुस्कान गायब है। पहले पेरेंट्स की टेंशन कितने % नहीं आए, मैंने एक ज़माने में ऐसा होता था कि बच्चों को तो कोई टेंशन ही नहीं होती थी, लेकिन आज के डेट में बच्चे भी टेंशन लेने लगे हैं। ये अच्छा है या बुरा है? ये सारा जो खेल है ना पुनीत जी, ये सारा डर का है। कुछ दिखावे का भी हो गया, कुछ डर का भी हो गया। और सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है इस वक्त, कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। जो लोग मैं बात करूँगा, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा आपको, जो 33% वाली समय था जिसमें 33% को एक तवज्जो दी जाती थी कि एटलीस्ट 33% आ गए, शुक्र है बच्चे पास हो गए, और उस खुशी का और आज 99.9% की खुशी में बहुत फ़र्क आ गया है। 33% में तो ऐसे था कि जान ईजी हो गई है, सांस निकलने शुरू हो गई है, शुक्र है पास हो गए हैं। तब 60%, 61%, 5% मेरिट होती थी। आज की डेट में बच्चे भी इंटेलिजेंट है, नो डाउट, जो जनरेशन है बहुत इंटेलिजेंट है, 90s की लाइन में इनके एग्जाम्स में नंबर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रेशर इतना बढ़ गया है, पुनीत जी ने ठीक बोला कि प्रेशर सोसाइटी का बहुत बढ़ गया है कि जवाब क्या देंगे, लोग क्या कहेंगे। देखिए, आप बच्चों को पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए,
लेकिन बच्चों के साथ साथ उनके एक आप याद रखिए चीज़, बच्चे के अंदर एक ना एक हिडन टैलेंट होता है, और वो हर इंसान को ईश्वर ने दे के भेजा है। हर इंसान को, आपको भी दे के भेजा, आपके बच्चों को भी दे के भेजा। वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो बच्चे का और जो टैलेंट वो बच्चा लेके आया है, वो कुंडली के अंदर होता है कि कौन सी ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ है जो ये बच्चा करेगा, इसका नाम हो जाएगा। पहले सिर्फ एजुकेशन थी, पहले सिर्फ एजुकेशन दी जाती थी, पढ़ाया जाता था, इतने सोर्सेज नहीं होते थे। आज तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं और बहुत ज़्यादा रास्ते भी हैं। पहले रास्ते बड़े कम होते थे कि बच्चे को क्या कराएंगे, वो आ जाके 3-4 चीज़ें, डॉक्टर, इंजीनियर, MBBS कराएंगे, नॉन मेडिकल ले लो, मेडिकल ले लो, इंजीनियर बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा, कॉमर्स ले लो। इसके ऊपर सोच नहीं थी, चीज़ें 4-5 थी कि हाँ थोड़ी सी चीज़ें इसमें से कुछ ना कुछ करेंगे। और जो बच्चा जब पैदा होता था आज से 20 साल पहले, उसको उसी दिन उसका जो नामकरण किया जाता था कि हाँ भाई ये बच्चा ऐसे बनेगा और ये डॉक्टर बनेगा और ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये कॉमर्स में जाएगा, इसमें कॉमर्स कराऊंगी या मैं कराऊंगा। तो वो लिमिटेड लाइन्स थी, प्रेशर भी कम था बच्चों पे। आज की डेट में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अगर 90s की दौड़ में नहीं आएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। पीछे कोई नहीं रहता, हर इंसान अपनी किस्मत लेके आता है, हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, लिखवा के लाता है। और वो कुंडली में जो उसके ग्रह होते हैं, ग्रहों ने जो पोजीशन लेनी होती है, वो उसकी ज़िंदगी डिसाइड करते हैं बच्चा किस तरफ जाएगा, इसको जाना किस तरफ चाहिए। तो प्रेशर गलत है, क्योंकि आपने एक बड़ा संगीन बात बीच में की कि सुसाइड्स तक बच्चे कर रहे हैं। कौन बच्चे कर जाते हैं ऐसा? कुंडली तो है ही है, वो वहाँ जो योग था वो तो था ही था, लेकिन इस योग को नलीफाई भी किया जा सकता है। अगर आप भाग्य के सहारे बैठेंगे कि हो जाएगा, अपने आप मेरी किस्मत में लिखा हो जाएगा, तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उस दिशा में करनी होगी जो दिशा आपके लिए बनी है। तो वो प्रेशर, जब बच्चों को इग्नोरेंस मिलती है, खास करके बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ बच्चों को इग्नोरेंस दी जाती है, वो बाहर का रास्ता इख्तियार करता है। जो अफेक्शन, जो प्यार उसको घर में नहीं मिल पा रहा, वो बाहर ढूंढता है। उस बाहर ढूंढने के चक्कर में बच्चे धोखे खा जाते हैं, उस चक्कर में बच्चे बहुत संगीन ट्रैप में फंस जाते हैं। कोई ऐसे स्टेप बच्चों के साथ हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस, नोइंगली और अननोइंगली इग्नोरेंस। बच्चों को बहुत अच्छे से नरिश कीजिए। मैं एक अखबार इस दिन पढ़ रहा था, उसमें एक रिसर्च आई हुई थी, मेडिकल रिसर्च थी, कि किसी साइकोलॉजिस्ट ने लिखी हुई थी, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लिखी हुई थी कि बच्चे को आप अपने मॉरल वैल्यूज जो है 5 साल तक, जब आपका बच्चा बड़ा होता है, थोड़ी समझ आनी शुरू होती है, तो उसको मॉरल वैल्यूज बताना शुरू कर दीजिए, संस्कार देना शुरू कर दीजिए। बच्चे को 5 साल तक अगर संस्कार देंगे, वो आगे काफ़ी देर तक चलेंगे। बच्चे का जो ब्रेन होता है वो डेवलपिंग मोड में, बचपन में ही डेवलपिंग मोड में आ जाता है। बच्चा साल का होता है तो उसका ब्रेन जो है डेवलपिंग मोड में आ जाता है। जो उसको सिखाओगे वो सीखेगा, जो उसको बुलाओगे वो बोलेगा। ये नेचुरल चीज़ है, ये कुदरती चीज़ है। तो बच्चे को आप मॉरल वैल्यूज, संस्कार, उसको अपनी वैल्यूज बताना शुरू कर दीजिए टाइमली। और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानिए कि कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो कौन सा एरिया है जहाँ मेरा बच्चा वेल परफॉर्म कर सकता है। एक बच्चा जो बहुत ही उसके अंदर टैलेंट है, वो बच्चा डांसिंग टैलेंट रखता है, वो बहुत अच्छा डांस करता है, माँ बाप केवल कहते हैं कि नहीं, हमें इसको सर असाइनमेंट नहीं भेजना, हमें इसको एजुकेशन में डालना है, मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, मुझे इसको इंजीनियर बनाना है, या मुझे उसको किसी ऐसी लाइन में डालना है जहाँ पे ये पढ़ने के बाद चला जाए। तो वो उसका टैलेंट दब जाता है। वो टैलेंट जब दबता है, बच्चा उसी दायरे में, नो डाउट वो डॉक्टर बन जाएगा। आप यकीन कीजिएगा, कुछ डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं जो खुद कहते हैं कि सर हम डॉक्टर बने हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स डॉक्टर थे, या हम इंजीनियर बने हैं क्योंकि मेरे माँ बाप का सपना था तो मैं बन गया, बट मेरा शौक नहीं है, मेरा शौक ही नहीं है। मेरा एक कलीग है, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो एस्ट्रोलॉजी करता है, बट ही इज ए BDS डॉक्टर, वो डेंटल सर्जन है, बट उसको शौक एस्ट्रोलॉजी का था। अब वो एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा, साथ साथ शौक रखा हुआ, साथ में डेंटिस्ट भी है। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और था, प्रेशर से कुछ और बन गया, लेकिन वो समाज को अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहा। अगर वो कोई एडवोकेसी कर ली उसने, उसकी फैमिली में सारे एडवोकेट थे, उसने भी एडवोकेसी कर ली, लेकिन शौक नहीं था, बन गया, लेकिन वो सर्व नहीं कर पाएगा, वो अच्छी तरह से वो लोगों को सोसाइटी में अपनी सर्विस नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और था। और जो इंटरेस्ट आपके बच्चे के दिमाग में होता है, वो टिल एंड उस बच्चे के दिमाग में रहता है, और वो कहता है कि काश मैं ये कर लेता, काश ये मैं कर लेता। वो एक बहुत मशहूर मूवी है 3 इडियट्स, उसमें यही मैसेज दिया गया, और सही मैसेज है कि जो आपका शौक हो वो करना चाहिए। बच्चे बहुत आगे तक निकल जाते हैं। एजुकेशन इज मस्ट, देनी बहुत ज़रूरी है, करनी भी चाहिए। सोसाइटी में मूव कैसे करना है एजुकेशन सिखाती है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ उसका वो टैलेंट, जो हिडन टैलेंट है, जो कुंडली के अंदर है, वो आप बच्चे का ज़रूर जांचिए, परखिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए कि ये क्या इसको कराएं कि ये बहुत फेमस हो, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो, नाम करे, अच्छा पैसा कमाए, आपका भी नाम करे। तो कई बार बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है तो बच्चा
ऐसे स्टेप तो ले लेता है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसके फेस से वो मुस्कान खत्म हो जाती है। पुनीत जी ने बोला कि मुस्कान खत्म हो जाती है, और सच है ये। आप ऐसे बच्चों को हमेशा दबे हुए पाएंगे, खुल के सामने नहीं आते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है, और वो प्रेशर होता है, वो कहीं ना कहीं मेंटल बैलेंस उस बच्चे का ऐसा होता है कि वो दबा रहता है, वो सामने नहीं आ पाता। एक मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपके बॉडी के अंदर एक एलिमेंट होता है फायर, आग। ये एलिमेंट इंसान की बॉडी के अंदर होता है, और जब ये फायर एलिमेंट कम होता है तो इंसान, वो बच्चा दबा दबा रहता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी, उसका कॉन्फिडेंस जीरो होगा। आपको उपाय बताने जा रहा हूँ जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बच्चे कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर पाते, स्टेज उनके ऊपर खड़े होकर वो परफॉर्म नहीं कर पाते, स्टेज पे माइक पकड़ाया, बच्चों को कुछ बोलना नहीं आ रहा, मैं बोलूँ क्या। हालांकि घर से वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आया, लेकिन जैसे ही उसको माइक पकड़ाया, ही फील कंफ्यूज्ड, शी फील कंफ्यूज्ड कि मैं बोलूँ कैसे। तो वो पानी हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, नर्वस हो जाना, बहुत ज़्यादा बोल ना पाना, उनके लिए उपाय है। इनके अंदर, इनकी कुंडली के अंदर इनके एक ग्रह होते हैं मंगल, जो फायर एलिमेंट को रिकमेंड करते हैं, जो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब फायर की कमी होती है आपके बॉडी के अंदर, तब आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ मंगल इंप्रूव करने के लिए। एक छोटा सा उपाय, कुंडली में की बात यहाँ मैं नहीं कर रहा, नीच के हैं उच्च के हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है वो ये उपाय कर सकते हैं। ट्राइंगल एक छोटा सा कटिंग करवा के एक कॉपर का पीस बच्चे के गले में डलवा दीजिए, नहीं गले में डाल सकता, बच्चे के पर्स में रखवा दीजिए, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, मंगल बैलेंस हो जाएगा, फायर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस खुल के बाहर आएगा, और वो खुल के वो काम कर सकता है जो कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहा था। तो कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस जब भी हमारे बच्चे में कम हो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बच्चा क्या कैरी करता है, जो पूरे के पूरे माहौल में होता है बच्चा वही कैरी करता है, उसके अंदर नेचर जो होता है वो वही होता है। तो बेसिकली अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो देखिए कहीं आपकी पेरेंटिंग में कमी तो नहीं, कहीं आप जैसी परवरिश दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि माँ बाप गलत है, माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन अब बच्चे के साथ साथ वो खुद के लिए भी थोड़े से सेल्फिश तो ज़रूर हो रहे हैं। ये हमने मेंटालिटी की बात की, लेकिन एक जो फिजिकल हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं। अब सेशंस जो हैं कुछ दिन हो गए उसको शुरू हुए को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, वो अपना सेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। हालांकि आजकल जो है मार्क्स की वजह से काफ़ी क्लासेस तक बच्चों को फेल नहीं करते, वो ग्रेड्स के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जब मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं तो फिर स्कूल वाले भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। कुछ हद तक तो समझते हैं, लेकिन महीनों जो बीमार रहते हैं और बार बार बीमार होते हैं तो उनकी अटेंडेंस जो है वो कम हो जाती है। सो जो हेल्थ इश्यूज बच्चे को आ जाते हैं, किसी भी तरीके के वो इश्यूज हो, उससे निपटने के लिए ज्योतिष में क्या उपाय है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि कुंडली क्या बोल रही है, कुंडली के अंदर ग्रह की पोजीशन क्या है, या कुंडली के अंदर क्या चीज़ की कमी है, क्या डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये बच्चा हेल्थ में इश्यूज इसके आ रहे हैं। फिर भी मैं हेल्थ के लिए, क्योंकि सेशंस कंप्लीट हुए हैं, नए सेशंस स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी बच्चे नए क्लासेस में चले गए हैं, तो एक उपाय आपको बताता हूँ जो आप एक तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, एक आपको उपाय दे रहा हूँ कि आपका बच्चा पूरा साल वेल परफॉर्म करे, और जो आप क्लास में वो चढ़ा वो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस लेके आए। देखिए, फर्स्ट तो एक ही आएगा, नंबर 1 तो एक ही होगा, नंबर 1 2 नहीं होते, नंबर 1 हमेशा एक ही होता है। अब कौन किसका क्या किस्मत है, किसी की वो उसकी कुंडली है या उसकी किस्मत वो भाग्य जो लिखवा के लेके आया। लेकिन बच्चा पीछे ना रहे, उसके लिए क्या किया जाए। एक तो जब सेशन स्टार्ट होने हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, आज अगर एपिसोड आप देख रहे हैं, आप आपके बच्चे को आने वाला टाइम में आप जा रहा है, बच्चा हफ्ते में 10 दिन में क्लास स्टार्ट कर रहा है, तो आप सबसे पहले उसको, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, उसको मंदिर या गुरुद्वारे या चर्च में, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, किसी मस्जिद में, जहाँ भी जिस धर्म को भी बिलोंग करते हैं, वहाँ से शुरुआत करेंगे, वहाँ माथा टेकवा के आइए और अरदास कीजिए कि ये साल बच्चे का बहुत अच्छा जाए। नंबर 1 ये तो हो गया जनरल रेमेडी, उसमें भी कर सकते हैं। एक जनरल रेमेडी और बताने जा रहा हूँ कि आप बच्चों को चावल होते हैं, बच्चे को जब क्लास स्टार्ट करें, जब बच्चा सेशन पे जाए और क्लास अटेंड करनी है, उस दिन क्या करें, चावल लेके थोड़े से, अगर आपको कच्चे चावल मिल जाएं, बड़े कॉमनली आपको कहीं अपने घर में पड़े होते हैं, थोड़े से चावल उसके बैग में डाल दीजिए। कैसे डालना है, लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े के अंदर छोटा सा पाउच बना के उसके अंदर चावल डाल दीजिए, वो चावल उसके बच्चे के बैग के अंदर सी दीजिए, वो बैग उसके अंदर छोटे से जो आपका पाउच बनेगा उसको बैग के अंदर सी दीजिए। ये बैग आपने रिप्लेस नहीं करना, जो नया बैग लेके आया बच्चा उसके अंदर उसको रिप्लेस नहीं करना, ये ही बैग चलने दीजिए। जब भी चेंज करेंगे ये चावल चेंज कर दीजिए, ये उपाय कीजिएगा, बच्चा सारा साल वेल परफॉर्म करेगा। और इंस्ट्रक्शन मैंने कहा था, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, बच्चे को जंक फूड से दूर रखिए। देखिए, जंक फूड का हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहा है, मैं ये नहीं कहता बंद कर दीजिए, ठीक है बच्चे खाते हैं,
जंक फूड ज़्यादा अच्छी तरह खाते हैं। राहु सीधा सीधा जंक फूड के साथ जुड़ा हुआ है। जंक फूड जो होता है आपके बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट को ख़त्म करता है, कम करता है। और जो पौष्टिक खाना होता है वो दीजिए। जो भूख आपकी रोटी, घर की रोटी मिटा सकती है, वो जंक फूड नहीं मिटा सकता। आप रोटी रोज़ खाते हैं लेकिन बोर नहीं होते, लेकिन आप पिज़्ज़ा, बर्गर या जंक फूड रोज़ खाएंगे, 2 दिन से ऊपर खा नहीं पाएंगे। तीसरे दिन आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे ये नहीं खाना। रोटी में जो स्नेह है, रोटी में जो एनर्जी है, वो किसी भी चीज़ में नहीं है, दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर ले आए हैं हम। ये जो जंक फूड है ये वेस्टर्न कल्चर है हमारा। जो वेस्टर्न कल्चर हम अपने घरों में अब लेके आए हैं, ये जंक फूड के रूप में आया है और ये अशांत करता है बच्चे के माइंड को। बहुत बड़ी साइकोलॉजी छुपी हुई है इस चीज़ के पीछे। ये बच्चे के माइंड को अशांत करता है। तो जंक फूड को कम कीजिए, कम से कम खाइए, इसको जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए। हफ्ते में एक आध बार हुआ ठीक है, लेकिन रूटीन में मत खाइए। कई बच्चे जंक फूड पे ही पल रहे हैं। मैं तो कई बार हंसी मजाक में ये तक कह देता हूँ कि ये जो जनरेशन आ रही है, जंक फूड की जनरेशन है। क्योंकि ना तो एज बड़ी है, ना इनको ये अपना इनकी सेहत ठीक रहने वाली है। क्योंकि सेहत कुछ आगे, उम्रें बहुत लंबी थी, 100 साल तक इंसान जीते थे। आज बैठे हुए लोग जिनकी उम्र 100 साल हो चुकी हुई है, 100 को पार करने वाले हैं, 100 तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो अब जनरेशन है, इनकी तो एज में भी कमी आ गई है। 300 साल की उम्र होती थी, 300 साल की। जब कुंडली के 12 भाव बनाए जाते हैं तो इसको कैसे बनाई गई थी? ये 300 साल की उम्र के हिसाब से बनाया गया था। वो 300 साल उम्र कम होके आज की डेट में 40-50 रह गई है। 50-60 बड़ी मुश्किल से आने हमारी जो जनरेशन है, पता नहीं ये कैसे क्रॉस करेगी। क्योंकि हमारा कल्चर जो है वेस्टर्न कल्चर हो चुका हुआ है, रहन सहन चेंज हो चुका हुआ है, एज कम हो चुकी है, पौष्टिक खाना हम खाते नहीं है, गंदमंद जो होता है, जंक फूड होता है, वो सब खाने को तैयार है, लेकिन घर की रोटी हमें पसंद नहीं है। तो ये घर की रोटी जो है, जिसके अंदर माँ का स्नेह है, माँ के हाथ की एनर्जी है, वो बच्चे के ब्रेन को डेवलप करती है। वो स्नेह भरी रोटी जो बच्चे को देते हैं, वही आपके बच्चे के अंदर संस्कार के रूप में जाती है। और ये संस्कार ही हमें बच्चों को देने हैं, जिससे हमारा समाज बचेगा, ये बच्चे बचेंगे और ये अच्छा जीवन जी सकते हैं। सो इसलिए रोटी दीजिए, अच्छी रोटी दीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए और बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि आपका बच्चा बहुत आगे तक जा सके। तो संस्कारों की जो थेरेपी है, या कह लीजिए कि संस्कारों की जो डाइट है, अगर वो बच्चों को पूरी नहीं मिलेगी तो फिर बाकी सारी डाइट जो है वो बेकार ही है। हम अक्सर बात करते हैं बच्चों के बारे में, बच्चों के सेशंस के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में। आज हमने कंपटीशन की बात की कि कैसे बच्चों को प्रेशराइज जो है वो नहीं करना है। ऐसे में बच्चे जो हैं, ये भी चिंता रहती है पेरेंट्स को कि अब सेशन स्टार्ट हैं, बड़ी क्लास में हो गए हैं, अपना भला बुरा जो है वो समझने तो लगे हैं, लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि पेरेंट्स की इंटरफेरेंस जो है वो कम हो जाए। तो ये सब कहाँ पे लैंड करता है? ये डर लगता है कि बच्चा पूरी संगत में ना पड़ जाए। क्योंकि हम मतलब एकदम तरतीब वाइज चल रहे हैं। पहले सेशन स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से संस्कार दिए जाने चाहिए। अब हम इस बात पे आ गए हैं कि जो बच्चे हैं वो कहीं कहीं अभी कहने से बाहर हो गए हैं। जंक जनरेशन अगर जो है तो उसको अगर हम ये कह लें, वो ये मर्जी की जनरेशन भी है, वो मेरी मर्जी वाले कॉन्सेप्ट पे चल रही है, वो इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर रही। सही बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये आज की डेट में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे, बच्चे नहीं कर रहे। छोटे बच्चे को कुछ बोल दो वो भी आपको घूरेगा, क्योंकि आपने उसकी आज़ादी के खिलाफ बात कर दी है। ये कई बार क्या होता है कि आप बहुत कोशिश करते हो बच्चे को अच्छे संस्कार देने की। यहाँ पे कहना बड़ा आसान है, संस्कार दीजिए। कई बार आप दे रहे हो लेकिन बच्चा अडॉप्ट नहीं कर रहा। थोड़ा सी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए उसके, थोड़ा सा उसका रात का मोबाइल बंद करवाइए। मोबाइल बंद करवाना है आप बचपन से ही करवा दीजिए। आज तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कई बार कहीं भी जाता हूँ बाहर में, मैं प्लेन में सफ़र कर रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, मैं कहीं भी हूँ जहाँ सोशली मेरे को पब्लिकली मुझे देखना पड़ रहा है लोगों को, मैं देख रहा हूँ लोगों को। तो बच्चे छोटे छोटे पेरेंट्स क्या करते हैं, बैठे हुए हैं, बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है कि ये हमें डिस्टर्ब ना करें, हम अपना काम कर लें। बच्चे फ़ोन पर बिजी हैं। वो आपने एक ऐसी चिंगारी लगा दी जो आग के रूप में ब्लास्ट करेगी। वो कब ब्लास्ट करेगी? जब बच्चा आपको परत के जवाब देगा। मोबाइल बंद करवाइए, कम करवाइए। पूछेंगे कैसे करना है, वो मैं आपको बहुत एपिसोड में बता चुका हूँ कि मोबाइल को कैसे बंद करना है। उपाय भी मैंने बताया था। ये राहु है, ये राहु का उपाय आपको करना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल छुड़वाने ज़रूरी है। आप अपनी फैसिलिटी के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि चल 2 घंटे ये लगा रहेगा तो मैं अपना काम कर लूँगा या कर लूँगी। आपकी बात कहीं ना कहीं सहमत है, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ खत्म है। एनर्जी कहाँ रिलीज करे बच्चा? बच्चे की एनर्जी सिमट के रह गई है। आगे मिट्टी के शेर बनते थे, मिट्टी के शेर। हमारी भारत की मिट्टी में इतनी जान है जिससे शेर पैदा हुए हैं, और ये शेरों की कहानियाँ तो बहुत वर्ल्ड फेमस है। तो ये शेर मिट्टी ने बनाए हैं। मिट्टी से हम दूर रखें, हम मिट्टी से दूर हैं, हम सिमट के रहेंगे हैं मोबाइल के अंदर।
चार दीवारी से बच्चा बाहर नहीं निकलता, एक्टिविटीज़ होती नहीं है। मंगल स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? मंगल स्ट्रॉन्ग होता था जब एक्टिविटीज़ करते थे, बॉडी की एनर्जी रिलीज करते थे, मंगल एक्टिवेट रहता था। लेकिन आज की डेट में वो चीज़ें नहीं है। आउटडोर गेम्स खत्म हो चुकी हुई हैं। बैडमिंटन था, क्रिकेट था, फुटबॉल था, बच्चे खेलते थे बाहर ग्राउंड में जाके। आज सब कुछ मोबाइल के अंदर है, क्रिकेट भी उसके अंदर है, फुटबॉल उसके अंदर है, और ना जाने कितनी कितनी गेम्स, जो बड़ी बड़ी गेम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं। मुंबई में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे काउंसलिंग की जाती है, बच्चों के मोबाइल चुराए जाते हैं जी। ये हैरानगी वाली बात है। जमीन के निकल जाएगी आपके पाँव के नीचे से, सोच के सुन के कि बच्चों को वहाँ से मोबाइल एडिक्शन से हटाने के लिए वहाँ पे भेजा जा रहा है, क्योंकि एडिक्शन इतनी हो चुकी हुई है कि अगर वो मोबाइल ना देखे तो उनको ट्रबल हो जाती है, मेंटल पीस खराब हो जाता है कि मुझे मोबाइल देख के शांति नहीं है। ये सिचुएशन यहाँ ना बन जाए कहीं कि आपके बच्चे को मोबाइल थेरेपी, मोबाइल हटाने के लिए आपको किसी एडिक्शन सेंटर में भेजना पड़े कि आपके बच्चे को एडिक्शन हो रखा हुआ है, इसको थेरेपी करानी है कि ये इस एडिक्शन से बाहर आ जाए। आज ही ब्रेक लगा लीजिए, आज ही रोक लीजिए इसको, बच्चे को थोड़ा सा बाहर भेजिए। बाहर इन द सेंस जो एक्टिविटीज़ बाहर की होती हैं, गेम्स होती हैं, वो उसको, क्योंकि आपका कसूर नहीं है, जगह सीमित हो गई है, प्लेग्राउंड्स खत्म हो चुकी हुई हैं, कम रह गई हुई हैं, है नहीं है, तो बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराइए जिससे उसकी एनर्जी रिलीज हो, कम से कम मोबाइल पे स्ट्रेस ना दे। मैंने साइंटिफिकली बताया था आपको कि मोबाइल आपके आंखों के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर कैसे हिट करता है। सोते वक्त हमारी नींद जनरेट करने के लिए एक स्पेशल केमिकल होता है जो हमारे आइज में जनरेट होता है, अंधेरे से जनरेट होता है, वो भी गायब हो चुका हुआ है। रात को अंधेरे में पूरा डार्कनेस है और वो हम मोबाइल की लाइट हमारे आंखों की तरफ देख रही है और हम उसको देख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के मेंटल पीस को खराब कर रहा है। बच्चे छोड़िए, आज की डेट में बड़े से बड़ा जो इंसान है वो भी रात को मोबाइल पे लगा होता है। थोड़ा इसको चेंज कीजिए, थोड़ा इसको कम कीजिए। हम लोगों को मिल के अपने आप को बचाना है, हमें कोई बाहर से कोई आके बचाने वाला नहीं है। सो ये एक ऐसा कह लो हमला है हमारी जनरेशन के ऊपर, राहु का हमला है कि जो हमारी जनरेशन की एज को कम कर रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है और शांति कम कर रहा है। तो काइंडली इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा शास्त्र के साथ जुड़िए, अध्यात्म के साथ जुड़िए, थोड़ा सा वैदिक के साथ जुड़िए, एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़िए, और इससे अपने हेल्प लेके बच्चों के अंदर संस्कार की थेरेपी ज़रूर देना शुरू कीजिए। तो बात यही है कि संस्कार की थेरेपी होगी तो बाकी सारी थेरेपीज जो हैं वो अपने आप ही वर्क करने लगेंगी। तो आज वक्त थोड़ा रह गया, लेकिन हमने गुड रिपोर्ट के बारे में बात नहीं की, जो कि सुनील जी अपने हाथ से लिखते हैं। आपके लिए आपका वर्षफल है ये, और आपकी जिंदगी आगे कैसी चलने वाली है। दिक्कत जो है, एक बड़ा सवाल, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा बड़ा सवाल जरूर होता है जिसका जवाब हम जानना चाहते हैं और जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता, हमारे खुद के पास भी नहीं होता। तो वो उस सवाल का जवाब जो है वो आपको आपकी गुड लक रिपोर्ट में मिलता है। होता सिर्फ एक ही सवाल है, लेकिन वो एक सवाल ऐसा आप पूछते हैं जो कि 100 सवालों के बराबर होता है। गुड लक रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट जो कि जिसमें उपाय जो है वो हाथ से लिखे हुए हैं और इस तरह से लिखे हुए हैं कि आपका भरोसा उसमें कूट कूट के भरा हुआ है। और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा यहाँ लग रहा है कि बहुत सारे लोग वो रिपोर्ट चाह रहे हैं। बुरा यहाँ पे लग रहा है कि जिस तरीके से लोग चाह रहे हैं उस तरीके से जा नहीं पा रहे हैं उनके पास, यानी कि वक्त लग रहा है। अब इतनी सारी जब उपाय जो है जब हाथ से लिखने हो तो आपको पता है वक्त तो लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी रिपोर्ट आई तो फटाफट से दे दी और इनको पहुंचा दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वक्त लगता है, कुंडली देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज के जो लकी व्यूअर हैं जिनका नाम आया है, रैंडमली नाम आया है, कुछ नहीं सोचा इसके बारे में कि इनकी रिपोर्ट जो है, इनका नाम जो है वो पहले आएगा, रैंडमली जो है वो चुना गया है। बठिंडा से नरेंद्र सिंह है और इनकी जो ये कह रहे हैं कि मैं आपका प्रोग्राम जो है वो अक्सर देखता हूँ, और एक सवाल जो गुड लक रिपोर्ट वाला है वो तो मैंने आपको भेज दिया है, वो आप प्लीज डिस्कस मत कीजिए किसी के सामने, लेकिन एक उपाय मुझे जरूर बता दीजिए, वो ये है कि मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं है। किसी का बॉस किसी से खुश नहीं है, खास करके प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ी दिक्कत रहती है, खैर सरकारी में भी रहती है। बॉस को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक उपाय बता रहा हूँ आपको, एक टोटका समझ लीजिए इसको। बॉस को खुश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खैर आपकी जो कुंडली में मैं बनाऊंगा जब मैं बनाऊंगा इसमें जो उपाय लिख के दूंगा वो स्पेशली आप ही के लिए होगा। एक मैं कॉमन रेमेडी बता दूँ आपको। देखिए, आपका बॉस सूर्य है, बिकॉज आप उनके नीचे काम कर रहे हो, वो आपको गवर्न कर रहा है, तो आपका जो बॉस है वो कहीं ना कहीं सूर्य आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ठीक करने के लिए कॉमन रेमेडी है थोड़ी सौंफ, जो हम खाना खाने के बाद अक्सर खाते होते थे, आज तो बहुत कम लोग खाते हैं, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता था। थोड़ा सी सौंफ आप अपने पॉकेट में रखा कीजिए, और सौंफ आप
दिन में 1-2 बार थोड़ी सी चबाया कीजिए। सूर्य इम्प्रूव होगा, सूर्य ठीक होगा, बॉस कहीं ना कहीं आपसे सेटिस्फाई रहेगा। आप इसका लॉजिक पूछेंगे तो इसके पीछे बहुत गहरा लॉजिक है, जिसकी वजह से मैंने ये उपाय बताया है, क्योंकि इस पर मैंने रिसर्च की हुई है पूरी कि सौंफ खाने से बॉस कैसे खुश हो सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली चीज़ है, आप खा के देखिएगा, इससे आपको ज़रूर आपके बॉस को आपको लगेगा कि बॉस अब कहीं ना कहीं मेरे से सेटिस्फाई है। और नंबर 2, छोटा सा उपाय को, आपके घर का जो ईशान कोण है, जहाँ से सूर्य की किरणें आपके घर के अंदर आती हैं। अब आपके घर का नक्शा मुझे नहीं पता कि आपका फेसिंग क्या है, मैं फिर भी एक कॉमन रेमेडी बता रहा हूँ। ईशान कोण का जितना भी गंद रखा हुआ है, गंद इन व्हाट सेंस, अगर जूते चप्पल पड़े हैं वो उठा दीजिए। अगर आपका वहाँ टॉयलेट है तो उसको आप किसी तरीके से यूज़ में मत लेके आइए। अगर वहाँ पे कुछ आपने सामान डंप किया हुआ है तो उसको उठा लीजिए। इससे आपका जो आपसे लोग डिससेटिस्फाई रहते हैं, लोग आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं या इग्नोर करते हैं, वो ठीक हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, इन शॉर्ट वर्ड्स, घर का ईशान कोण साफ सुथरा रखिए। तो घर का ईशान कोण साफ सुथरा रखिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सौंफ इन्होंने बोला कि चबाते रहिए तो बॉस जो है वो खुश हो जाएंगे। देखिए एस्ट्रोपीडी में क्या होता है, ऐसे ही उपाय होते हैं जिन पे मतलब आपके पैसे नहीं लगने हैं, ऐसे ही उपाय होते हैं, ऐसी ही बातें होती हैं जिन पे आपको लगता नहीं है कि जो भारी भरकम और महंगे महंगे उपाय आप जाते हैं। आपको भी पता है मैं किन की बात कर रही हूँ, किन के पास जाते हैं आप, कितने पैसे खर्चते हैं, सबको पता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कुछ बातें जो है ज्योतिष में, उनका कोई मूल्य नहीं होता। वो बातें ऐसी होती हैं जो कि अगर कोई ज्योतिषी उसका मूल्य लेना शुरू कर दे तो फिर वो ज्योतिषी नहीं कहलाता। तो एस्ट्रो ओपीडी ये कोई दुकान नहीं है, ये बस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आते हैं और आके सुकून फील करते हैं। जहाँ पे आप आते हैं आपको लगता है कि आप अपने किसी घर जैसी जगह पे आए हैं, और जब आप वार्तालाप करते हैं सुनील जी से, जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आपको लगता है कि ये तो कोई अपना ही है, ये कोई ऐसा नहीं है जिससे हम पहली बार मिले हैं। तो आप ऐसे ही अपनेपन के लिए अगर आना चाहते हैं सुनील जी के पास तो ज़रूर आइए। और मुंबई वालों को तो पता ही है कि सुनील जी जो है बहुत जल्द उनके पास जो है वो पहुंचने वाले हैं। सो अपने सवालात जो है वो तैयार रखिए। फिलहाल अपना ध्यान रखिए।